हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 हील माई वुंड्स। तीनों ने एक दूसरे को देखा। व्योम ने हैरानी से कहा, अंडरस्को क्रिश। वो तुरंत वहां से भागा और क्रिश को ढूंढने लगा। निव्यांश ने अर्पित को देख कहा, अंडरस्को भाई, ये तो क्रिश की आवाज थी ना। अर्पित ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, चल देखते हैं। वो दोनों भी क्रिश को ढूंढने लगे। वहीं उस कमरे में उस लड़की ने बियर की बोतल क्रिश के सिर पर फोड़कर उसका कांच उसके कंधे में धंसा दिया था। क्रिश ने उस लड़की को देख कहा, अंडरस्को तुम जो कोई भी हो, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस लड़की ने क्रिश के पेट में चाकू घुसा उसे घुमाते हुए कहा, अंडरस्को वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने खंजर बाहर निकाला और दोबारा उसके अंदर घुसाते हुए कहा, अंडरस्को नाम जानना है ना। इवारा, ये कहते हुए उसने चाकू बाहर निकाला। क्रिश की आंखें दर्द और हैरानी से बाहर निकलने को हो गई थी। इवारा ने अगले ही पल खंजर उसके गले के आर पार करते हुए अकड़ भरी आवाज में कहा, अंडरस्को इवारा वंश रघुवंशी। और इसी के साथ क्रिश धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो मर चुका था। उसके खून के छिटे इवारा के मांस पर आकर गिरे, लेकिन इवारा ने पलके तक ना झपकाए। तभी बाहर कई कदमों की आहट हुई। नियम ने इवारा को देख कहा, अंडरस्को इवारा चलो यहां से। इवारा ने हाँ में गर्दन हिलाई। तीनों ही जल्दी से बालकनी की तरफ आए। तभी कमरे में व्योम, निव्यांश और अर्पित दाखिल हुए। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। क्रिश को इस हालत में देख व्योम की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो जल्दी से उसके पास आया और अगले ही पल घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। वहीं निव्यांश और अर्पित तो एक बार एक दूसरे को देखते, एक बार क्रिश और व्योम को। वहीं निंजर्स बालकनी में थे। नियम और इशिता फ्लिप कर बालकनी से कूद गए, लेकिन इवारा ने जब अंदर से व्योम की दर्द भरी आवाज सुनी तो वो रुक गई और दोबारा कमरे की तरफ देखा, जहां व्योम क्रिश के गाल को थपथपा कर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, गला भर आया था। आंखें तो इवारा की भी लाल थी। निव्यांश और अर्पित भी चुपचाप खड़े थे। तभी निव्यांश की नजर उस पर आई। उसने तुरंत कहा, अंडरस्को हे यू, हु आर यू। तुमने मारा है क्रिश को। ये सुन व्योम और अर्पित ने भी उसे देखा। इवारा दोबारा बालकनी की तरफ भागी। वो अपने भाइयों को अपनी पहचान नहीं दिखा सकती थी। वो तीनों भी बालकनी में आए। तब तक इवारा जंप लगा चुकी थी। व्योम ने निव्यांश के हाथ से गन छीनी और उस पर लगातार फायर किया। इवारा ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा, एक बुलेट उसके हाथ को छूकर गुजरी। इवारा के मुंह से दर्द भरी आह निकली। इवारा ने तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया और जैसे ही निव्यांश की नजर उसके हाथ पर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं इवारा को दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। नियम और इशिता गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी की बैक सीट पर बैठी। नियम ने गाड़ी तुरंत दौड़ा दी। इवारा अभी भी व्योम को देख रही थी। वहीं निव्यांश भी उसे हैरान नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका हाथ आ रहा था, उसमें मिडिल फिंगर में पहनी रिंग जिसे निव्यांश ने पहचान लिया था। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को पुकी। नो, हाउ इज दिस पॉसिबल। वो भी तुरंत उस बालकनी से ही कूद गया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ उसने भी अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। व्योम और अर्पित तो बस उन्हें देखते रह गए। व्योम वापस क्रिश के पास आया। क्रिश की खून से लथपथ बॉडी को देख उसकी आंखों में बदले की आग सी जल रही थी। दिल में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर उसका भाई उसके सामने इतनी बुरी हालत में मरा पड़ा था। अर्पित भी अंदर आया। उसे व्योम के लिए बुरा लग रहा था। उसने निंजस पर इतना फोकस नहीं किया था। अर्पित ने उसके पास पंजों के बल बैठकर कहा, अंडरस्को व्योम। व्योम ने तुरंत कहा, अंडरस्को अर्पित जाओ यहां से, तुमने ही किया है ये सब। आई नो, अब तो खुश होगे ना तुम सब। अर्पित ने नरमी से कहा, अंडरस्को व्योम खुद को संभालो। हमें क्रिश को मारना होता तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मार देते। हमने नहीं मारा है। क्रिश मर चुका है, चलो यहां से। व्योम ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम सब ने ही मारा है मेरे भाई को। जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं भी तुम्हें मार दूं। अर्पित उठ गया। व्योम ने फिर कहा, अंडरस्को मैं इसका बदला लूंगा। अर्पित, मैं भी तुम्हारे परिवार को खत्म करूंगा। ये सुन अर्पित ने उसे उंगली पॉइंट कर कहा, अंडरस्को फैमिली से टकराओगे तो मैं भी भूल जाऊंगा कि हम कभी। वो रुक गया और तेज कदमों से उस कमरे से चला गया। व्योम की आंखों से आंसू बह गए। वहीं निव्यांश की गाड़ी अभी भी उनकी गाड़ी के पीछे थी। इवारा ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और थोड़ा सुकून भी। उसके कपड़ों पर भी क्रिश का खून लगा हुआ था। नियम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नियम ने मिरर से निव्यांश की गाड़ी को देखते हुए कहा, अंडरस्को इवारा निव्यांश अभी भी हमारे पीछे है।
इवारा ने बटन प्रेस कर शीशा नीचे किया और सिर बाहर निकाल गन से निव्यांश की गाड़ी की टायर्स को शूट करना शुरू किया। निव्यांश ने भी शीशे से बाहर सिर निकालकर कहा इवारा स्टॉप द कार, आई नो इट्स योर, स्टॉप दिस नॉनसेंस। लेकिन इवारा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी गाड़ी के सामने वाले टायर्स पर शूट किया। उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। निव्यांश ने गाड़ी रोकी, उनकी गाड़ी तेजी से वहां से चली गई। निव्यांश गाड़ी से उतरा, उसने गुस्से में टायर पर पैर मारा। उसे गुस्सा आ रहा था, वो जानता था कि वो इवारा ही थी क्योंकि उसकी वो रिंग कोई आम रिंग नहीं थी। निव्यांश ने बोनट पर हाथ मारते हुए कहा इवारा ने क्रिश को मारा, वो भी निंजा बनकर, पर इवारा ऐसा क्यों करेगी? उसे गोली भी लगी है। वो अपनी बहन के लिए परेशान हो गया था। उसने जेब से फोन निकाल राघव को कॉल कर कहा राघव, इवारा की लोकेशन भेजो और दूसरी गाड़ी भी। राघव ने ओके बॉस कहा और कॉल कट की। वहीं इवारा ने अपना मास्क उतारा, इसी के साथ उसका खूबसूरत सा चेहरा सामने था। उसने नियम से कहा गाड़ी झील की तरफ ले चलो, भाई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। इशिता ने फिक्र करते हुए कहा इवारा, तुम्हें बुलेट लगी है। इवारा ने कहा सिर्फ छू कर गई हैं, ऋषि ठीक कर देगा, तुम बस चलो। इवारा ने गाड़ी में पार्टीशन ऑन किया और अपने बूट्स निकाले, फिर अपनी ब्लैक लेदर पैंट निकली, फिर जैकेट भी निकाल दी। उसने नीचे ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और एक व्हाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने फिर उस गाड़ी में रखे अपने स्नीकर्स पहने और फिर पार्टीशन हटा दिया। नियम ने अगले 15 मिनट में गाड़ी एक झील से थोड़ी दूरी पर रोकी। इवारा जल्दी से गाड़ी से उतरी। उसने जल्दी से बैक सीट से अपनी नेवी ब्लू कलर की शर्ट उठाई और दरवाजा बंद कर नियम को देख कहा तुम निकलो यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। नियम ने हाँ में गर्दन हिलाए और इशिता के साथ ही गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इवारा ने दौड़ते हुए 5 मिनट का रास्ता तय किया और झील किनारे पहुंची। उसने वहां नजर घुमाई। रात के अंधेरे में वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ कुछ कीटों की आवाज आ रही थी। वहां छोटी सी झील थी जिस पर पानी हवा की दिशा में हल्का हल्का बह रहा था, उस पर चांद की परछाई चमक रही थी। वहां का नजारा बहुत सुंदर था। झील के किनारों पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहां सिर्फ चांद की रोशनी फैली हुई थी। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा ऋषि, ऋषि, वेयर आर यू, हील माई वुंड्स ऋषि। उसके ये कहते ही एक हवा का झोंका गुजरा और इसी के साथ इवारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दर्द से राहत मिल रही थी। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इवारा ने आंखें खोली और अपने हाथ को देखा। जहां कुछ पल पहले घाव था और पूरा हाथ खून से सन चुका था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उस सन्नाटे में एक गाड़ी की आवाज आने लगी। इवारा ने जल्दी से शर्ट पहनी और आराम से वहीं उस झील के किनारे पर बैठ गई, जैसे ना जाने कितनी ही देर से वहां बैठी हो। वहां एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से निव्यांश उतरा और तेज कदमों से उसकी तरफ आया। उसने उसे वहां ऐसे बैठे देखा तो उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने वहीं रुककर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वो जगह सुनसान सी थी, वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कुछ दूरी पर एक येलो कलर की ओपन स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जो कि इवारा की थी। निव्यांश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा पुकी। इवारा ने पलटकर उसे देखा और खड़े होते हुए बोली भाई आप यहाँ कैसे? निव्यांश ने उससे सीधा सवाल किया तुमने क्रिश को क्यों मारा और तुम्हें तो बुलेट लगी थी ना? ये कहते हुए उसने उसका लेफ्ट हैंड पकड़ा तो उस पर कहीं भी कोई खून का निशान नहीं था। उसने हैरानी से इवारा को देखा। इवारा भी हैरानी से ही उसे देख रही थी। इवारा ने हैरानी के भाव से ही कहा भाई ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बुलेट और कौन क्रिश? निव्यांश ने सख्ती से कहा झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम्हें, अपनी बहन को। नहीं पहचानूंगा क्या मैं? इवारा ने कहा भाई आपको ना शौक लगा है, आप चलो मेंशन मामी से आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये कहते हुए उसने उसे खींचा, लेकिन निव्यांश अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो अभी हैरान था। उसने इवारा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़ों पर कहीं भी खून के निशान नहीं थे, ना कोई चोट ना कुछ। निव्यांश ने अपने इस ख्याल को फिलहाल के लिए झटका और इवारा से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला ज्यादा चालाक मत बनो और मेंशन जाओ। इतनी रात तक तुम बाहर रहती हो, मिस्टर रघुवंशी कुछ कहते नहीं? इवारा ने उसे देख कहा डैड है वो हमारे, मिस्टर रघुवंशी नहीं। निव्यांश ने जवाब दिया सिर्फ तुम्हारे और भाई के लिए। इतना कह निव्यांश वहां के नजारे को देखने लगा। इवारा उसे ही देख रही थी। निव्यांश और उसके पापा के बीच में बहुत मनमुटाव आ गए थे, जिस वजह से निव्यांश ने उन्हें डैड कहना भी बंद कर दिया था। वो उन्हें मिस्टर रघुवंशी ही कहता था। निव्यांश ने इवारा को बिना देखे कहा जाओ अब, और आज के बाद इतनी रात को घर से बाहर मत रहना।
इवारा ने अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए कहा, अंडरस्को, और आप मेरी इस जगह पर मत आना, मुझे नहीं पसंद यहाँ किसी का भी आना। ये सुन निव्यांश ने इवारा को देखा, वो अपनी गाड़ी के पास जा चुकी थी। निव्यांश बोला, अंडरस्को, सीधा घर जाना। इवारा ने गाड़ी में बैठ कहा, अंडरस्को, पहले आप मेरी जगह से जाओ, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। निव्यांश ने उसे घूरा, लेकिन इवारा ने उसका घूरना इग्नोर किया और एक हाथ स्टीयरिंग पर रख उंगलियों को उस पर टैप करते हुए उसके जाने का इंतजार करने लगी। निव्यांश ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाए और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर शीशे से बाहर सिर निकालकर कहा, अंडरस्को, पुकी, पेंटहाउस चलोगी? भाई और विहान भी आने वाले हैं। इवारा के फेस पर स्माइल आ गई, उसने थम्स अप कर दिया। निव्यांश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी गाड़ी के जाते ही इवारा ने झील की तरफ देखा, जहां करीब 17 साल का एक लड़का सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसके आसपास हल्की हल्की चमक थी। वो मुस्कुराकर इवारा को देख रहा था। इवारा भी उसे देख मुस्कुरा दी, फिर उसने भी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई। वहीं अर्पित सुनसान सी सड़क पर था। वहां से मुश्किल से एक दो गाड़ी गुजर रही थी। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसके दिमाग में क्रिश की मौत और व्योम की बातें चल रही थी। वो काफी देर से वहां खड़ा था, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी, लेकिन अर्पित ऐसे ही खड़ा रहा। उसके मन में बेचैनी सी होने लगी थी। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, अंडरस्को, ये बात सबसे छिपा तो ली है, पर पता नहीं कब तक छिपा पाऊंगा। सबको पता चला तो वो बिखर जाएंगे, और निव्यांश और विहान तो। वो रुक गया। उसने चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा। बारिश अब तेज होने लगी थी। अर्पित ने आंखें बंद कर ली और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। वो पूरा भीग चुका था। 2 मिनट बाद उसने चेहरा दोबारा नीचे किया और आंखें खोली। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसकी नजरें सामने ही टिक गई। कंटिन्यू। राइटर थॉट मोहब्बत के सागर में डूब गए थे, पर किनारे पर वो किसी और का इंतजार कर रहा था।